इतिहास गवाह है कि दुनिया में कई राजा हुए, कई युद्ध हुए, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे राजा के बारे में सुना है जिसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, आंखों में गरम सलाखें डाल दी गईं, लेकिन उसने अपने धर्म और अपने स्वराज्य के स्वाभिमान को नहीं छोड़ा। 1 फरवरी 1689 से लेकर 11 मार्च 1689 ये वो 40 दिन थे जिन्होंने इंसानियत को शर्मसार कर दिया, लेकिन मराठा साम्राज्य के इतिहास को हमेशा के लिए अमर कर दिया। आज के वीडियो में हम जानेंगे छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन के उन आखिरी 40 दिनों की कहानी जिसे सुनकर पत्थर दिल भी पिघल जाए। संगमेश्वर की उस शाम से लेकर वढ़ू तुल्लापुर के बलिदान तक क्या हुआ था उन 40 दिनों में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको विनती करता हूँ, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, 1 फरवरी 1689 यह वो तारीख थी जब सह्याद्री के शेर का शिकार कुछ मुगली भेड़ियों ने किया था। मुगल सरदार शेख निजाम मुकर्रब खान ने मराठा छावा छत्रपति संभाजी महाराज को पिंजरे में धोखे से कैद किया था। संगमेश्वर के सरदेसाई वाड़े में मुकर्रब खान ने जब छापा मारा तब किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले 40 दिन मराठा साम्राज्य के इतिहास के सबसे दर्दनाक दिन होने वाले हैं। बात है फरवरी 1689 की। छत्रपति संभाजी महाराज कोंकण के संगमेश्वर में थे। मुकर्रब खान यानी कि शेख निजाम नाम का मुगल सरदार कोल्हापुर से एक बड़ी फौज लेकर बिजली की रफ्तार से संगमेश्वर की तरफ बढ़ रहा था। इतिहासकार डॉक्टर कमल गोखले अपनी किताब में लिखती हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज सरदेसाई के वाड़े में अपने प्रशासकीय काम के लिए रुके हुए थे। मुगलों को पक्की खबर थी। यह खबर किसी और ने नहीं बल्कि अपनों ने ही दी थी। अचानक हमला हुआ। छत्रपति संभाजी महाराज के साथ उस वक्त सरसेनापति मालहोजी घोरपड़े, कवि कलश और मात्र 400 सैनिक थे। फिर भी मराठा शेरों ने मुगलों का सामना किया। महाराज के रक्षक और जिगरी दोस्त कवि कलश ने भी तलवार उठाई, लेकिन दुश्मन की तादाद लगभग 20 गुना ज्यादा थी। मुगलों के साथ लड़ते लड़ते मराठा साम्राज्य के सरसेनापति मालहोजी घोरपड़े आखिरकार धारा तीर्थी हो गए। वो मनहूस घड़ी आखिर आ ही गई। संगमेश्वर के पास नावड़ी बंदरगाह के करीब, जहां आज के समय में आधुनिक रास्ता नदी पार करता है, वहां छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश को मुगलों ने घेर लिया। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज को छूने की किसी की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। छत्रपति संभाजी महाराज अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर लड़ रहे थे। किसी भी मुगलजादे की हिम्मत नहीं हो रही थी कि छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश को वह छू भी सके। मुगलों ने चारों तरफ से छत्रपति संभाजी महाराज को और कवि कलश जी को घेर कर धनुष और बाणों से हमला कर दिया। इस हमले में छत्रपति संभाजी महाराज के परम मित्र कवि कलश जी घायल हो गए। उनके पैर में लगा हुआ बाण आर पार हो गया। छत्रपति संभाजी महाराज भी हजारों मुगलों से लड़कर और बाणों की वर्षा से घायल हो चुके थे, लेकिन वह अभी भी लड़ रहे थे। उनके पास जाने की अभी भी किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। जब छत्रपति संभाजी महाराज ने कवि कलश जी को घायल देखा तो वो कवि कलश के पैर में लगे बाण को निकालने के लिए शंभू राजे रुक गए। तभी मुगल सैनिकों ने दूर से ही रस्सी फेंककर छत्रपति संभाजी महाराज को जकड़ लिया और लोहे की जंजीरों में कैद कर लिया। जरा सोचिए उस मंजर को। जो काम पिछले 9 सालों में औरंगजेब की 8 लाख की मुगल सेना नहीं कर पाई, वह काम कुछ गद्दारों को साथ लेकर मुकर्रब खान ने कुछ हजारों की सेना के साथ ही कर दिया। गिरफ्तारी के बाद मुकर्रब खान जानता था कि मराठा फौज छत्रपति को छुड़ाने के लिए कभी भी हमला कर सकती है, इसलिए उसने बिजली की रफ्तार से वापसी का सफर शुरू किया। 3 फरवरी 1689 को मुगलों की फौज महाराज को लेकर अंबा घाट चढ़ रही थी। जरा सोचिए, जिन रास्तों से कभी यह राजा अपनी सेना लेकर तूफान की तरह दौड़े थे, आज उन्हीं रास्तों पर उनके हाथों में लोहे की भारी बेड़ियां और जंजीरें थीं। इतिहासकार डॉक्टर कमल गोखले और शंभूकालीन पत्रसार संग्रह के अनुसार मुगल फौज इतनी डरी हुई थी कि वे एक दिन में 30 से 40 कोस यानी कि करीब करीब 80 से 90 किलोमीटर का सफर तय कर रहे थे। साकी मुस्तैद खान लिखित मुगल दस्तावेज जैसे कि मासिरे आलमगीरी और भीमसेन सक्सेना जैसे दरबारियों के दस्तावेज बताते हैं कि महाराज और कवि कलश को घोड़ों पर नहीं बल्कि कई बार पैदल और कई बार ऊंटों पर कसकर बांधा गया था। फरवरी की धूप, धूल और जख्मों का दर्द, लेकिन उस शेर छत्रपति संभाजी महाराज जी के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। 7 और 8 फरवरी 1689 यह काफिला पंढरपुर के पास से गुजरा। वही चंद्रभागा नदी जिसके किनारे वारकरी विट्ठल भगवान का नाम लेते हैं, वहां उस दिन अपने राजा को जंजीरों में देखकर हवा भी थम गई होगी। वहां से वे अकलूज होते हुए
पेड़ गांव के बहादुरगढ़ की तरफ बढ़े। दोस्तों, आपके भी मन में एक सवाल आ रहा होगा, जब छत्रपति संभाजी महाराज को कैद करके ले जा रहे थे तब राजधानी रायगढ़ पर और स्वराज में क्या हो रहा था? किसी ने भी छत्रपति संभाजी महाराज को छुड़ाने की कोशिश क्यों नहीं की? तो दोस्तों, 8 दिन बाद खबर रायगढ़ पहुंची। करीब 8 फरवरी के आसपास पूरा रायगढ़ सन्न रह गया। महारानी येसुबाई के सामने पहाड़ जैसा संकट था। छत्रपति दुश्मन की कैद में थे और स्वराज्य खतरे में। लेकिन दोस्तों, मराठा स्त्रियां केवल आंसू बहाना नहीं जानती, वे लड़ना भी जानती हैं। इतिहासकार डॉक्टर जय सिंह राव पवार अपनी किताब में बताते हैं कि इस कठिन समय में छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी महारानी येसुबाई ने गजब का धैर्य दिखाया। उन्होंने तुरंत फैसला लिया कि स्वराज्य का तख्त खाली नहीं रह सकता। तारीख थी 12 फरवरी 1689। गिरफ्तारी के 11 दिन बाद रायगढ़ पर एक गुप्त और सादे समारोह में छत्रपति शिवाजी महाराज के दूसरे बेटे और छत्रपति संभाजी महाराज के छोटे भाई युवराज राजा राम राजे का मंच का आरोहण किया गया। लेकिन दोस्तों, आप सोच रहे होंगे, इतना जल्दी छत्रपति राजा राम महाराज को गद्दी पर क्यों बिठाया गया? इसका कारण यह था कि अगर औरंगजेब छत्रपति संभाजी महाराज को मार भी दे तो उसे यह पता होना चाहिए कि मराठा साम्राज्य खत्म नहीं हुआ है, नए छत्रपति तैयार है। यह महारानी येसुबाई और मराठों की कूटनीति थी। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच में आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि छत्रपति संभाजी महाराज को बचाने कोई क्यों नहीं आया? इतिहास संशोधक और लेखक प्राध्यापक नामदेवराव जाधव और अन्य इतिहासकारों के विश्लेषण के अनुसार इसके 2 मुख्य कारण थे। पहला कारण यह था, मुकर्रब खान ने छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ा और हवा की रफ्तार से सिर्फ 13-14 दिनों में बहादुरगढ़ पहुंचा दिया। मराठा सेना को संगठित होने का समय ही नहीं मिला। और दूसरा कारण था फौज का बिखराव। मराठा फौज उस समय अलग अलग मोर्चों पर नासिक, पन्हाला और रायगढ़ पर बिखरी हुई थी। सरसेनापति मालहौजी घोरपड़े की भी मृत्यु हो चुकी थी और छत्रपति संभाजी महाराज के अष्टप्रधान मंडल के बचे हुए सदस्य छत्रपति संभाजी महाराज ने उनके गद्दारी के चलते पहले ही कैद करके रखे थे। छत्रपति राजाराम महाराज उस समय केवल 19 साल के थे और छत्रपति संभाजी महाराज की कैद की खबर भी 8 दिन बाद रायगढ़ पर आ गई थी। तब तक मुगलों के फौज के बहुत बड़े दस्ते मुकर्रब खान को आकर मिल गए थे। जब तक 200 किलोमीटर का अंतर पार करके रायगढ़ से सेना को भेज दिया जाता, तब तक मुगल फौज छत्रपति संभाजी महाराज को बहादुरगढ़ पर मुगल छावनी में लाखों की सेना के बीच में लेकर पहुंच चुके थे। और मराठाओं को इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि छत्रपति संभाजी महाराज को किस रास्ते से लेकर जा रहे हैं। लोक कथाओं और कुछ ऐतिहासिक कादम्बरियों में ज्योतियाजी केसरकर, रायप्पा गायकवाड़ और जानोजी राउत का नाम आता है, जिन्होंने कुछ साथियों के साथ मुगलों के काफिले पर हमले की योजना बनाई थी। लेकिन मुगलों की फौज लाखों में थी और ये मराठा मावले मुट्ठी भर। यह कोशिश नाकाम रही। उधर रायगढ़ से संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव जैसे वीरों को खबर मिलने और सेना लेकर पहुंचने तक शंभू महाराज को बहादुरगढ़ के किले में 8 लाख मुगल सेना के बीच कैद कर लिया गया था। इतनी बड़ी फौज में घुसकर छत्रपति संभाजी महाराज को जिंदा छुड़ाना आत्मघाती और लगभग नामुमकिन था। छत्रपति संभाजी महाराज की कैद को 15 दिन गुजर चुके थे। 15 फरवरी 1689 इस दिन मुकर्रब खान छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश को लेकर बहादुरगढ़ पहुंचा था। यहाँ औरंगजेब पिछले कई सालों से डेरा जमाए बैठा था। छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान करने के लिए मुगलों ने औरंगजेब के आदेश पर महाराज और कवि कलश को विदूषकों के कपड़े पहनाए। उनके सर पर लकड़ी के भुट्टे रखे गए। उन्हें ऊंट पर उल्टा बिठाकर पूरे मुगल छावनी में घुमाया गया। मुगल सैनिक उन पर थूक रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे, लेकिन जब उन्हें दरबार में औरंगजेब के सामने उतारा गया तो नजारा बदल गया। जंजीरों में जकड़े होने के बावजूद शंभू राजे की आंखों में इतना तेज था कि औरंगजेब को नजरें झुकानी पड़ी। औरंगजेब तख्त से उतरा और घुटने टेक कर बोला, या मेरे मौला, या मेरे खुदा, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है कि हमारा दुश्मन संभा आज 9 सालों बाद आखिरकार पकड़ा गया। या अल्लाह, काश मेरे पास भी ऐसा बेटा होता तो पूरे हिंदुस्तान पर आज हमारी हुकूमत होती। इस प्रसंग को देखकर औरंगजेब के भरे दरबार में कवि कलश ने एक ऐतिहासिक शीघ्र कविता की रचना की। यावन रावण की सभा, शंभू बंध्यो बजरंग, लहू लसत सिंदूर सम, खूब खेलियो रणरंग, जो रवि छवि लखतही नथीत बजरंग, ते तव तेज निहार के तख्त त्याजो अवरंग। अर्थात, हे शंभू राजे, जिस प्रकार लंकापति रावण की सभा में महाबली हनुमान जी को बंदी बनाकर लाया गया था, ठीक उसी तरह आज इस यवन बादशाह औरंगजेब की भरी सभा में आपको जंजीरों में जकड़कर लाया गया है। रणभूमि में भीषण युद्ध करने के कारण आपका शरीर रक्त से इस प्रकार सुशोभित हो रहा है मानो साक्षात हनुमान जी ने
अपने शरीर पर सिंदूर धारण किया हो। जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही जुगनू या तारों का प्रकाश फीका पड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार आपके चेहरे का ओज और स्वाभिमान देखकर यह बादशाह औरंगजेब भी हतप्रभ हो गया है। आपका यह सूर्य सम तेज इतना प्रखर है कि उसे देखकर स्वयं औरंगजेब अपना तख्त छोड़कर आपके पैरों तले घुटनों पर आया है, मानो वह आपके तेज के आगे नतमस्तक हो रहा है। इस कविता को सुनने के बाद औरंगजेब गुस्से से आग बबूला हो गया। औरंगजेब इतना गुस्सा हो गया कि उसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। बहादुरगढ़ की काल कोठरी में छत्रपति संभाजी महाराज पर और कवि कलश पर अमानवीय अत्याचार शुरू हुए। हर एक सजा का अमल पहले कवि कलश पर होता था और बाद में छत्रपति संभाजी महाराज पर, ताकि कवि कलश जी की चीखें सुनकर छत्रपति संभाजी महाराज का मनोधैर्य टूट जाए। औरंगजेब छत्रपति संभाजी महाराज के पास 3 मांगे करता है। औरंगजेब की पहली मांग थी, स्वराज के सभी किले हमारे हवाले कर दो। औरंगजेब की दूसरी मांग थी, स्वराज का इतना बड़ा खजाना कहाँ छुपाया है वह बता दो। और औरंगजेब की आखिरी तीसरी मांग थी, हमारे कौन कौन से सरदार तुम्हें मिल गए हैं, उनका नाम हमें बता दो। मौत का सामना करते हुए भी छत्रपति संभाजी महाराज का स्वाभिमान जरा भी नहीं डगमगाया। उन्होंने इन तीनों मांगों को ठुकरा दिया और कहा, मैं 1000 बार जन्म लूंगा लेकिन अपना स्वराज्य धर्म नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य विचारों से कभी गद्दारी नहीं करूंगा। महाराज के इस जवाब से औरंगजेब के अहंकार को चोट पहुंची। जब शंभू राजे ने सभी मांगों को पूरा करने से साफ मना कर दिया और औरंगजेब को कड़े शब्दों में जवाब दिया, तो उसका अहंकार टूट गया। उस घमंडी औरंगजेब ने आदेश दिया कि छत्रपति संभाजी महाराज की जीभ काट दी जाए ताकि वो फिर कभी बोल न सके। यह अत्याचार की शुरुआत थी। हमेशा की तरह इस सजा का अमल भी पहले कवि कलश पर किया गया। जुबान काटने के बाद भी जब राजा का स्वाभिमान कम नहीं हुआ तो औरंगजेब ने आदेश दिया कि इसकी आंखें निकाल ली जाएं, जो मुझे इतने गर्व से और स्वाभिमान से घूर रही हैं। गर्म सलाखों से शंभू राजे और कवि जी की आंखें फोड़ दी गईं। यह सिलसिला यही नहीं रुका। लगभग 40 दिनों तक 1 फरवरी से 11 मार्च 1689 तक उन्हें रोज नई यातनाएं दी जाती थी। उनके शरीर से नाखून उखाड़े गए, शरीर की चमड़ी उधेड़ी गई और उस पर नमक मिर्च डाला गया। लोहे की गर्म सलाखों से उन्हें दागा गया। हाथ की और पैर की उंगलियां काट दी गईं। हाथ काट दिए, पैर काट दिए। इतना सब होने के बाद भी छत्रपति संभाजी महाराज ने औरंगजेब के सामने सिर नहीं झुकाया और न ही माफी मांगी। वे मौन रहकर छत्रपति शिवाजी महाराज और राजमाता मां साहेब जिजाऊ जी का स्मरण करते रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों का स्मरण ही छत्रपति संभाजी महाराज की ताकत थी, ऊर्जा थी। मार्च की शुरुआत में औरंगजेब ने अपना मुकाम बहादुरगढ़ से हटाकर पुणे के पास वड़ू तुल्लापुर के संगम पर ले जाने का फैसला किया। अंधे और लहूलुहान अवस्था में महाराज को फिर से श्रीगोंदा और कोरेगांव के रास्ते तुल्लापुर लाया गया। आखिर वह काला दिन आया, 11 मार्च 1689, फाल्गुन वद्य अमावस्या। अंततः औरंगजेब समझ गया कि वह छत्रपति संभाजी महाराज के शरीर को तोड़ सकता है, लेकिन उनके स्वराज धर्म और निष्ठा को नहीं। तुलापुर में भीमा, भामा और इंद्रायणी नदी के त्रिवेणी संगम पर औरंगजेब के फरमान से छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। औरंगजेब अंदर से इतना चिढ़ गया था कि उसने छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद भी उनके शरीर पर अपना गुस्सा उतारा और तुल्लापुर के पास वड़ू बुद्रुक नाम के गांव में उनके शरीर के टुकड़े फिकवा दिए और फरमाना जारी किया कि कोई भी इनका अंतिम संस्कार नहीं करेगा। औरंगजेब का फरमान था कि जो भी इनका अंतिम संस्कार करेगा उसे मौत की सजा मिलेगी। लेकिन वड़ू गांव के बहादुर लोगों ने, विशेषकर गोविंद गोपाल गायकवाड़ और शिवले पाटिल परिवार के पूर्वजों ने जान की बाजी लगाकर महाराज के शरीर के टुकड़ों को इकट्ठा किया और विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया। छत्रपति संभाजी महाराज के इस बलिदान ने मराठा साम्राज्य को खत्म करने के बजाय और भी उग्र बना दिया। मराठा सरदार और मावले प्रतिशोध की आग में जल उठे और उन्होंने कसम खाई कि जब तक मुगलों को दक्खन यानी कि दक्षिण से खदेड़ नहीं देंगे और औरंगजेब की कब्र नहीं खोदते, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। यही कारण है कि 27 साल के युद्ध के बाद अंततः औरंगजेब की हार हुई और उसकी कब्र भी इसी महाराष्ट्र की मिट्टी में बनी, लेकिन वह कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। यह प्रेरणा थी छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों की और छत्रपति संभाजी महाराज के स्वराज के लिए दिए हुए बलिदान की। छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश के बलिदान ने महाराष्ट्र के घर घर में आग लगा दी और उसी आग ने अंततः मुगलों की सल्तनत को राख में मिला दिया। दोस्तों, छत्रपति संभाजी महाराज का बलिदान तो हमने देख लिया, लेकिन एक सवाल
आज भी शिव शंभू भक्तों के सीने में खंजर की तरह चुभता है। जो राजा 9 सालों तक 8 लाख की मुगल फौज के हाथ नहीं आया, वो अचानक एक रात में इतनी आसानी से कैसे पकड़ा गया। हकीकत तो ये है कि शंभू राजे मुगलों की ताकत से नहीं बल्कि अपनों की गद्दारी से हारे थे। आखिर कौन थे वो घर के भेदी? किसने संगमेश्वर में मुगलों को वो गुप्त रास्ता दिखाया? क्या वो उनके अपने सगे संबंधी थे या कोई और? इस सबसे बड़े विश्वासघात के काले सच से पर्दा उठेगा हमारे अगले वीडियो में। वो कड़वा सच जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जाते जाते कमेंट में जय शंभू राजे लिखना ना भूलें। तब तक छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान के बाद रायगढ़ किले पर मौजूद छत्रपति शिवाजी महाराज के 32 मन के सुवर्ण सिंहासन और स्वराज के भव्य खजाने के साथ क्या हुआ, यह जानने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए इस वीडियो को आप अवश्य देखिए।